नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईबीएस। ठीक है, और ये यूपी टेट के और सुपर टेट के लिए ये ईबीएस की तीसरी क्लास है। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ईबीएस के लिए, वो है यूपी स्पेशल। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा का। ठीक है, यानी कि यूपी टेट का और सुपर टेट का, ये दोनों वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा, चाहे आप यूपी टेट की बात कर ले। सुपर टेट में तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें इसका रहता ही रहता है, यानी कि यूपी स्पेशल का। अगर यूपी स्पेशल से ही 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने देखा था यूपी की जलवायु, उसका थोड़ा सा एक बार हम लोग एनालिसिस कर ले, तो उसके बाद से हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, यानी कि वह जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का जहां पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, यानी वनों से आच्छादित, यानी सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो वो कौन सा जिला था? तो वो था सोनभद्र। ठीक, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो भदोही। यानी इस भदोही में जो क्या है, भदोही आपका एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और इस भदोही में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि इस जिले में बहुत कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, यानी अगर देश के मुकाबले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत देश के मुकाबले, यानी भारत देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है, तो आप बताएंगे 7% है। कहीं कहीं आपको 6.8% भी देखने को मिल जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान केवल 1 है। ठीक, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य प्राणी उद्यान कितने हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में राज्य प्राणी उद्यान कितने हैं? तो वो है 3। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो सिर्फ 1 है। राज्य प्राणी उद्यान कितना है? तो वो है 3। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में वन जीव विहार कितने हैं, तो ये है 26। ये सभी हमने कल के वीडियो में देख लिया है, प्रीवियस ईयर वीडियो में, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से देखते आएंगे तो चीजों को रिलेट कर पाएंगे और आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करें तो अगला हमारा टर्म है कि यूपी में पक्षी विहार। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो यूपी में पक्षी विहार कितने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं? तो वो है 13। ठीक, प्राणी उद्यान, यानी उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कहां पे है? तो लखनऊ में है और कानपुर में है। ठीक, कानपुर में है। जो इसको अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहां है, तो आप बताएंगे कानपुर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। और आप देखेंगे एक तो चमड़ा इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री यहां पे काम करती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे माना जाता है? तो कानपुर को माना जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, यानी कि न्यायिक राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आपका प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही हाई कोर्ट है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय स्थित है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ियाल संरक्षण केंद्र, यानी उत्तर प्रदेश के घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहां पे है? तो आप बताएंगे लखनऊ के कुकरैल में है। ये देखिए, ये यहां पे दिखा है ना, कुकरैल क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, ये कहां पे कुकरैल क्षेत्र? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। और आपका दूसरा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है कतरनिया घाट, जो कि बहराइच में है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। यूपी की जलवायु की बात करें तो यूपी की जलवायु कैसी है? तो उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। तो ये सभी चीजें हमने कल के वीडियो में देखा था, यानी अभी तक यूपी की क्लास की 2 वीडियो आपको मिल चुकी है, और वो दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के क्लास पे, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परिवहन भी हमने देख लिया था। परिवहन में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? तो ये प्रयागराज है। इसका पुराना नाम क्या था प्रयागराज का? तो इलाहाबाद था। अब उसको बदल कर नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागरिक उड्डयन
प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये भी बताएंगे आप, प्रयागराज में खोला गया है। यानी कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में खोला गया है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है, तो रायबरेली के फुर्सतगंज में है। ठीक, क्वेश्चन आपसे आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गांधी मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि फुर्सतगंज रायबरेली में है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और शोध संस्थान। यहां से क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट में बन सकता है, तो इसको देखते हुए हम लोग इसको तैयार करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है, तो यह है जायस में। ठीक है, यानी यूपी के जायस में क्या है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पे है, तो बरेली में है। ठीक, ये बांसबरेली है। ठीक है, बांसबरेली याद रखिएगा। यहां पे दियासलाई उद्योग भी खूब चर्चा में रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दियासलाई उद्योग कहां पे होता है, तो आप बताएंगे बरेली में होता है। बरेली भी दो बरेली, एक है रायबरेली और एक है बांसबरेली, तो बांसबरेली आपको याद रखना है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय साग सब्जी संस्थान कहां पे है, तो वाराणसी में है। ठीक है, कहां पे है, वाराणसी में। और वाराणसी में ही आपका विश्वनाथ मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ मंदिर, वो भी वाराणसी में ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा था नॉलेज पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पार्क यानी उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहां स्थित है, तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, तो लखनऊ में। कहां पे है, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस पार्क, उत्तर प्रदेश में साइंस पार्क कहां पे है, तो आप बताएंगे संडीला। और ये संडीला कहां पे है, तो हरदोई में। यानी कि हरदोई के संडीला में क्या है, उत्तर प्रदेश का साइंस पार्क अवस्थित है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो आप बताएंगे कानपुर एवं बंथर। बंथर जो है कानपुर से सटा हुआ है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, तो आप बताएंगे कानपुर एवं बंथर में है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेदर पार्क। देखिए, अगर सिर्फ लेदर पार्क पूछेगा तो आप बताएंगे आगरा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, तो आप बताएंगे कानपुर एवं बंथर में है। तो लेदर पार्क एवं लेदर संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क कहां पे है, तो आप बताएंगे आगरा में है। तो क्वेश्चन यहां से कंफ्यूजन दे देता है। आपसे पूछेगा लेदर पार्क, तो आप बताएंगे आगरा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, तो आप बताएंगे कानपुर एवं बंथर में है। उसी तरीके से लेदर संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क पूछेगा तो भी आपको क्या बताना है दोस्तों, आगरा ही बताना है। अब आता है टोनिका सिटी, यहां पे टोनिका सिटी कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा टोनिका सिटी कहां पे है, तो आप बताएंगे गाजियाबाद में। यानी कि टोनिका सिटी कहां पे है, तो आप बताएंगे टोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में है। तो इतने सारे शोध संस्थान, यानी कि आप हमने क्या टॉपिक पढ़ा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके यूपी टेट या सुपर टेट में नहीं पूछेगा, जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य में देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य हैं जो भारत के उत्तर प्रदेश में होते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में किया गया था। 1957 में किया गया था। किसका, तो संस्कृति विभाग की स्थापना, यानी उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1957 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह है कथक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कथक है। ठीक, उसी तरीके से 1 मिनट दोस्तों, बस 1 मिनट थोड़ा हमको समय दीजिएगा। एक मिनट, बस 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1957 में किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कथक है। ठीक, उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं, तो कथक के लिए मेनली 2 ही घराने प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सा, तो लखनऊ और वाराणसी घराना कथक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कथक शैली का जन्म कहां पे हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक शैली यानी कथक शैली नृत्य का जन्म कहां किया गया, कहां हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कथक के प्रमुख उन्नायक कौन है, यानी कि कथक शैली को बढ़ावा देने के लिए किन्होंने अच्छा खासा प्रयास किया था, तो ठाकुर प्रसाद और बिंदा दिन ने किया था। इन दोनों लोगों का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो और ये लोग कौन हैं, तो ये लोग वो हैं जिन्होंने कथक डांस की उन्नति के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, नाम याद रखिएगा, ठाकुर प्रसाद एवं बिंदा दिन है। ये देखिए, ये है कथक शैली। ठीक है, ये कथक शैली है। और कथक शैली के सबसे बड़े वो थे तो कौन थे, बिरजू महाराज थे, उनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब उसी तरीके से हमारा चर्चित मतलब कथक शैली में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में अगर बात किया जाए, तो चर्चित व्यक्तित्व में कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे सितारा देवी हैं। ठीक है, कौन है, तो सितारा देवी, लक्ष्मू महाराज और बिरजू महाराज, ये लोग हैं 3 लोग जिनका नाम बराबर आता रहता है। एक सितारा देवी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है, कथक शैली से, उसके बाद से आप दे देगा कि मतलब कि या किस घराने से संबंधित है, तो इस तरीके से कथक शैली दे देगा। मान लीजिए कि नाम दे देता है, कहता है बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो आपको देगा कथक शैली, नाट्य शैली, आपसे दे देगा शहनाई वादक, इस तरीके के ऑप्शन रख देगा। तो आपको याद रखना है कि सितारा देवी, लक्ष्मू महाराज और बिरजू महाराज जो हैं ये कहाँ के हैं, ये कथक शैली से संबंधित है। अब आते हैं नृत्य। हर एक यानी उत्तर प्रदेश के हर जिले में अलग अलग नृत्य होता है, एक बेल्ट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश कई सारे जोन में बटा हुआ है, तो हर एक जोन का अपना एक नृत्य होता है। तो देवा नृत्य कहाँ पे होता है, तो बाराबंकी में होता है। ठीक है, बाराबंकी जो में नृत्य जो कौन सा होता है, देवा नृत्य होता है। देवा शरीफ का मेला भी बाराबंकी में मनाया जाता है, देवा शरीफ का मेला भी बाराबंकी में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिरहा नृत्य। बिरहा नृत्य उत्तर प्रदेश में कहां प्रचलित है, तो आप बताएंगे पूर्वांचल में प्रचलित है। उसी तरीके से धोवार, बिरहा और धोवार नृत्य कहां पे प्रचलित है दोस्तों, तो पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है। पूर्वांचल क्षेत्र का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, जैसे कि महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, आपका मऊ हो गया, ये सब जो इलाके हैं, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, इधर क्या है, इधर बिरहा और धोवार नृत्य ज्यादा होता है। बिरहा आपने सुना भी होगा, बिरहा भोजपुरी का एक होता है बिरहा गाना। ठीक है, तो पूर्वांचल कहाँ पे होता है, पूर्वांचल के में होता है बिरहा और धोवार नृत्य। उसी तरीके से कर्मा नृत्य, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता, किस जिले में होता है, तो आप बताएंगे सोनभद्र में होता है। कहां पे होता है दोस्तों, तो सोनभद्र में होता है। उसी तरीके से रसिया, भगवान कृष्ण क्या करते थे, रास रचाते थे। तो जब वो रास रचाते थे एक नृत्य करते थे, वो मतलब वो एक डांस परफॉर्म करते थे, तो उसी को बोला था रसिया। तो रसिया भगवान कृष्ण कहाँ संबंधित है, तो बरसाना और ब्रज और मेरठ साइड से संबंधित है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहाँ पे पैदा हुए थे भाई, मेरठ में, लेकिन उनका लालन पालन कहाँ, ब्रज भूमि पे यानी कि बरसाना क्षेत्र में हुआ। बरसाना में की माँ ने उनको पाला था, इसलिए जो रसिया जो नृत्य है वो कहाँ होता है, ब्रज और बरसाना में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से नौटंकी क्या है, तो नौटंकी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे नौटंकी है। ठीक, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वांचल की प्रसिद्ध
लोक गायक की परंपरा कौन सी है? तो बिरहा है। बिरहा आपने सुना भी होगा, बहुत सारे पूर्वांचल क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिरहा आपको खूब सुनने को मिलता होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपसे बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य गाए जाते हैं, नृत्य होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आल्हा, धुरिया, ओझाई, कार्तिक और राहुला, ये सभी नृत्य कहाँ पे होता है? तो बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बुंदेलखंड में कुल कितने जिले शामिल होते हैं, तो 7 जिले शामिल किए जाते हैं बुंदेलखंड में। आपको याद रखना है 7 जिले बुंदेलखंड में शामिल किए जाते हैं। और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य होता है? तो आल्हा नृत्य होता है, धुरिया नृत्य होता है, ओझाई नृत्य होता है, कार्तिक नृत्य होता है और राहुला नृत्य यही बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है, ठीक। और चरकुला, चरकुला नृत्य कहां प्रसिद्ध है? तो ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। इतनी सारे नृत्य आपसे पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट एग्जाम में, ठीक। अब आते हैं संगीत। संगीत में बहुत सारे घराने होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट संगीत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया है तो अमीर खुसरो ने दिया है। और अमीर खुसरो ने क्या क्या योगदान दिया है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यहां से खूब क्वेश्चन बनता है। पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। एटा के कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है, ठीक है। और जो अमीर खुसरो इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का निर्माण किया था। और अमीर खुसरो ने बहुत सारे यानी मुगल काल के बहुत सारे राजाओं के साथ काम किया है। लगभग ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 राजाओं के कार्यकाल इन्होंने देखा था। और अलाउद्दीन खिलजी से लेकर और तुगलक वंश तक इन्होंने काम किया था, ठीक। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ईरानी, फारसी एवं भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो ने किया था। यानी कि इन्होंने ईरानी, फारसी एवं भारतीय रागों का मिश्रण करके एक नया राग बनाया था, जिसको किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और कव्वाली, तराना, कौल कलवाना, यानी कि कव्वाली, तराना, कौल कलवाना आदि शैलियों की खोज किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कव्वाली शैली के जनक या कव्वाली शैली के खोजकर्ता कौन है? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो हैं। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तराना एक शैली है, एक संगीत शैली है, उसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो ने की थी। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौल कलवाना आदि शैली की खोज किसने की थी? तो इसको भी अमीर खुसरो ने ही किया था। और अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया था। किसका किया था दोस्तों? तो तबला और सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। यानी वीणा और उसका मिश्रण करके इन्होंने सितार की खोज की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो ने किया था। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अमीर खुसरो ख्याल गान का विकास भी किया था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ख्याल गान का, ठीक है, ख्याल गान का विकास किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो का जन्म कहां से संबंधित है? तो एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज से संबंधित है। कहां से? तो एटा के कासगंज से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ठीक। और हाजी सुल्तान कौन है? तो हाजी सुल्तान जो है यह तानसेन के दामाद थे और इन्होंने ख्याल गायकी को आगरा घराने में स्थापित किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि ख्याल गायकी को आगरा यानी कि ख्याल गायकी को आगरा घराने में किसने स्थापित किया था? तो आप बताएंगे हाजी सुल्तान ने किया था। किसने किया था? तो हाजी सुल्तान ने। और ये हाजी सुल्तान कौन है? तो ये जो हाजी सुल्तान है वह कौन है दोस्तों? तो तानसेन के दामाद थे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आगरा घराना, बहुत सारे घराने हैं, जैसे वाराणसी घराना है, आगरा घराना है। तो आगरा घराना जो है ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी घराना जैसे कत्थक के लिए, लखनऊ घराना भी है। तो बहुत सारे घराने हैं यूपी में, ठीक है। तो आपसे उसी तरीके से ख्याल गायकी कहां से संबंधित है? तो आगरा घराने में इनको स्थापित किया था। किसने किया था? तो हाजी सुल्तान ने किया था। अब आते हैं हुसैन शाह सरकी। ये कौन थे?
तो ये जौनपुर के सुल्तान थे। आपको पता है कि जो जौनपुर में सरकी वंश का शासन था, सरकी, ठीक है। तो उसी में से एक था हुसैन शाह सरकी। इसने क्या किया था, तो इसने बड़े ख्याल गायकी के प्रवर्तक हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े ख्याल गायकी के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी थे। कौन से दोस्तों, तो हुसैन शाह सरकी बड़े ख्याल गायकी के प्रवर्तक थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ख्याल गायकी का विकास किसने किया था, तो अमीर खुसरो, ठीक। ख्याल गायकी को आगरा घराने में किसने स्थापित किया था, तो हाजी सुल्तान ने किया था। और बड़े ख्याल, देखिए एक होता है छोटा ख्याल, एक होता है बड़ा ख्याल। तो बड़े, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बड़े ख्याल यानी बड़ा शब्द जोड़ दिया जाए कि बड़े ख्याल गायकी के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी थे, ठीक। अब आता है यूपी के प्रमुख मंदिर। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो मैंने आपको बताया अभी विश्वनाथ मंदिर कहां पे है, तो वाराणसी में। और ये है विश्वनाथ मंदिर। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो गुंबद है, इसमें सोने चढ़ा गया है, देख रहे हैं यहां पे, देख रहे हैं ना, ये पूरा सोने का, ये दो गुंबद जो है यह दोनों क्या है, सोने का बना हुआ है, ठीक है। और अहिल्याबाई होलकर ने, जब अंग्रेजों ने इस सोने को उतार लिया था, तो ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इस सोने को फिर से गढ़वाया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार कराया था इस मंदिर का, ठीक। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ काशी मंदिर, यानी कि विश्वनाथ मंदिर, यानी इससे कभी कभी दे देता है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी आपको लग जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वाराणसी में है। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्वनाथ मंदिर कहां पे है, तो आप बताएंगे वाराणसी में है, ठीक। और अब तो बहुत शानदार हो गया, अब तो बहुत बढ़िया कॉरिडोर बन गया है। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो आके जरूर एक बार घूम जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। मतलब बहुत शानदार अब बन गया। पहले तो इतनी सकरी गलियां थी कि जाने में ही बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब तो इतना बढ़िया कॉरिडोर बन गया है कि आप आराम से वहां पे लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। और कभी भी आइए तो शाम के समय 6-7 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और भी मजा आएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये बताएंगे आप देवरिया में है। कहाँ पे है, तो देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाबा सोमनाथ मंदिर है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा वृंदावन मंदिर, तो वृंदावन मंदिर कहाँ है, तो मथुरा में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो वृंदावन मंदिर आपका मथुरा में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, तो फर्रुखाबाद में है। कहाँ पे है, तो श्रृंगी ऋषि, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन एक बार आया भी है कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पे है, तो मिर्जापुर में है। आप विंध्याचल के नाम से जानते हैं, विंध्याचल, ठीक। तो विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पे, तो मिर्जापुर में है। वराह भगवान मंदिर कहाँ पे है, तो एटा में है। इसी एटा में अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है, ठीक। देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है, तो तुलसीपुर में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे तुलसीपुर में है, ठीक। अब आता है प्रमुख पर्यटन स्थल। पर प्रमुख पर्यटन स्थल को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम लोग बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि प्रमुख पर्यटन स्थल में बहुत कुछ चीजें हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। छोटा छोटा वीडियो इसलिए मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आप आसानी से पढ़ते जाएं और सेल्फ स्टडी करते जाएं। देखिए, छोटे वीडियो का एक फायदा ये होता है कि कम समय में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अब इतने 22-23 की मिनट के ही वीडियो में हमने आपको बहुत सारे फैक्ट दे दिए। अब इतने सारे फैक्ट आपको एक बार में तो याद होगा नहीं, तो आपने एक बार वीडियो देखा, ठीक। आपने वीडियो देख लिया, एक बार पढ़ लिया कि भाई इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें याद भी होंगी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं याद होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जब दूसरी बार इसी वीडियो को आप देखेंगे तो एक बार आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी पीडीएफ ले लो, आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, आप भी देखिएगा कि आप बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे यूट्यूब से, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे चैनल, बहुत सारे पीडीएफ आपने अपने मोबाइल में रखा है, लेकिन आप उन लोगों को कितनी बार पढ़ पाते हैं? शायद एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि इतने सारे पीडीएफ हैं। आपको एक ही सब्जेक्ट के 72 पीडीएफ आप लोग के पास हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप अगर खुद का नोट्स बनाए रहेंगे तो खुद के नोट्स बना के जो पढ़ने में ना मजा आता है। जैसे खुद की लिखी हुई हैंड राइटिंग में अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको जल्दी याद भी होता है और जल्दी चीज़ें समझ में भी आती हैं और उसको पढ़ने में भी मन लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मेहनत करके बनाया है,
ठीक है। तो आपको मजा आता है कि यार मैंने इतना नोट्स बनाया है अपने हाथों से, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और यही एग्जाम पास करने में ना कॉन्फिडेंस ही मायने रखता है कि आपको एग्जाम करना है। देखिए 15 लाख बच्चे सुपर टेट का फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% बच्चों का ही, 10% भी नहीं समझ लिए, 10% बच्चे ही सीरियस पढ़ने वाले होंगे। यानी उस 15 लाख में से मात्र 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। वो ये नहीं देख रहे होंगे भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन उन 1.5 लाख बच्चों में से भी मात्र किसका सिलेक्शन होगा, जितनी वैकेंसी आएगी। अगर मान लीजिए 51,000 वैकेंसी आई है तो 51,000 वैकेंसी पे ही सिलेक्शन होगा, यानी कि वो भी बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो लगातार पढ़ते रहिए, लगातार की गई मेहनत से ही आपको सफलता मिलनी है। आप सोचेंगे कि बस वैकेंसी जब आएगा, जिस दिन हम सुनने में आ जाएगा उसी दिन पढ़ेंगे, तो आपका भी हाल केबीएस जैसा हो जाएगा। केबीएस मैं सबसे कह रहा था कि जून में वैकेंसी, जून से ही केबीएस के बारे में चिल्ला रहा था और लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आज उनके पास समय ही नहीं है, वो कंफ्यूज है कि क्या तैयार करें क्या छोड़े। ठीक है, तो ये गलती आप लोग को नहीं दोहराना है। अभी सुपर टेट में समय है और समय इतना भी नहीं है कि आप समय जाया कर सकें। आपके पास इतना समय है कि अगर आपसे अभी से भी अगर 4-5 घंटे सुपर टेट की तैयारी में लग जाएंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।